गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल लैटिस क्या होती है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, बॉइड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉइड्स क्या होते हैं पर यूनिट सेल क्यूबिक सेल में, पॉइंट इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होती है, बैलेंस बैंड थ्योरी क्या होती है, कंडक्शन बैंड, बैलेंसन बैंड, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में अपन देखेंगे, और एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट का जो बोलना चाहिए कि सिलेबस, कि जिसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले ही हमें क्या देखने को मिलता है कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड मतलब आप समझ लीजिए कि जिसमें एटम्स जो हैं वो इरेगुलरली अरेंज थे। सपोज़ करो कि ये एक पूरा का पूरा जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर में भी आपको जो देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। एक जगह पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, एक जगह पे कम पार्टिकल हैं। तो ये क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम क्या, एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, जब इसी स्ट्रक्चर में हम पार्टिकल्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं, मतलब एक जगह पे जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या होता है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा होता है जिसमें पार्टिकल जो है रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर उसमें अरेंज होते हैं। तो रेगुलर मतलब जहाँ पे भी आप देखोगे एक यूनिट उसमें, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्या दिखाई देंगी, सेम दिखाई देंगी, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। और अंतर अगर हम देखना चाहें, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एक में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में थ्री डायमेंशनल स्पेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, डेफिनाइट और रेगुलर उसमें मैनर में अरेंज होते हैं। यहाँ पे डेफिनाइट और इरेगुलर, इनडेफिनाइट और इरेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं। ज्योमेट्री होती है इनकी, डेफिनाइट ज्योमेट्री होती है इनकी, कोई डेफिनाइट ज्योमेट्री नहीं बोल सकते हो आप। मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा, कहीं पे ये ज़्यादा जल्दी पिघलेंगे, कहीं पे देर से पिघलेंगे। क्लीवेज प्रॉपर्टी, जब अपन कट करते हैं तो इनकी एज जो टूल जो मतलब एज शार्प एज जो रहती हैं, तो इसमें से अपन को क्या मिलता है, न्यू सरफेस मिलती है, बिल्कुल प्लेन और स्मूथ। यहाँ पे प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में हम बात कर रहे हैं डिफरेंस में। उसके बाद होता है कूलिंग कर्व। तो कंडक्शन कर्व इज डिसकंटिन्यूस, इनका कंडक्शन कर्व क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इनका कंडक्शन कर्व क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। आइसेंट्रोपी क्या होती है, तो ये क्या होता है, इक्वल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, तो इसे बोलते हैं हम क्या, आइसेंट्रोपी। ये आइसेंट्रोपी से नहीं करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड बोल सकते हैं हम, या रियल मीनिंग्स में अगर हम सॉलिड बोलना है तो उसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो रियल सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि ये रियल सॉलिड्स की तरह नहीं होते। जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ग्लास रबर को अगर हम बात करें तो क्या होता है कि वो कंप्रेसिबल हो जाता है, लेकिन मेटल्स की अगर हम बात करें तो क्या मेटल कंप्रेसिबल होती है, नहीं। तो मेटल्स ट्रू सॉलिड हैं, जबकि रबर क्या है, एक नॉन ट्रू सॉलिड्स बोल सकते हो आप। तो ये था हमारा क्या, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस। उसके बाद आता है कि बॉन्डिंग के ऊपर हम इसे क्लासीफाई करने जा रहे हैं। बॉन्डिंग क्या होती है, आप बोलोगे सर बॉन्डिंग मतलब होता है कि एटम के बीच में किस तरीके से बॉन्ड्स प्रेजेंट थी। इसमें भी हम अगर क्लासीफाई करें तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड होती है। ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, और मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है। ठीक है, तो एक बार इसमें देख लें कि फिजिकल नेचर हार्ड विटल रहेगा, लेकिन मेलिबल डक्टालिटी कैसे वेरी करती है, इंसुलेटर कौन कंडक्टर होता है, कौन इंसुलेटर होता है। उसके बाद बात आती है किसकी, अगर एक क्यूबिक एक्सिस है ये या फिर एक क्यूब है, तो उस क्यूब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा होगा, ऑर्थोग्राफिक क्या होगा, टेट्रागोनल क्या होगा, मोनोक्लिनिक क्या होगा। सपोज करिए कि एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ। ये एक क्यूब था, इसमें क्या है, डिफरेंट एंगल्स हैं,
और डिफरेंट साइड्स हैं। तो जो साइड्स हैं ए, बी और सी, ये 3 साइड्स हैं ए बी सी, और यहाँ पे एंगल ए और बी के बीच का एंगल है अल्फ़ा, बी और सी के बीच का एंगल है बीटा, और ए और सी के बीच का एंगल है गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल्स बिटवीन द साइड्स एंड ए बी सी आर द साइड्स। और इसी के बेसिस पे हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा अगर बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और ए बी सी एक दूसरे के बराबर है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, क्यूबिक। अगर ए बी सी तीनों बराबर नहीं है लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा बराबर है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, ऑर्थोरोम्बिक। अगर ए इक्वल टू बी है लेकिन सी के बराबर नहीं है और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है, मतलब सपोज़ करो कोई भी एक कार्टून का डिब्बा जो कि मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर हो लेकिन हाइट बराबर ना हो, तो इस सिचुएशन में क्या कहलाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल। उसी तरह मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लोनिक, हेक्सागोनल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए किस ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, मतलब एंगल किस में बराबर रहेंगे, साइड किस में बराबर रहेंगे, साइड बराबर नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये है हमारा क्या, उसके बारे में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, अब देखिए नंबर ऑफ लैटिसेस मतलब होता है कि कितने उसके अंदर क्या है, लैटिस हैं या पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बारे में बात कर लेते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब होता है कि एक अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे। सपोज़ करो कि ये कॉर्नर का एक एटम है, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख रहे होंगे कि हर कॉर्नर पे कितने एटम रखे हुए हैं, एक एटम रखा हुआ है, और एक एटम जो होता है वो शेयर होता है, कितने एटम से शेयर होता है। तो आप बोलोगे सर एक एटम है, इसके आसपास अगर 8 अगर हमारे क्यूबिक यूनिट सेल थी, तो ये जो एटम है ये कितने लेटिस से, कितनी यूनिट सेल से शेयर होता है। तो आप बोलोगे सर 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। 8 यूनिट सेल से अगर शेयर हो रहा है तो इसका इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप बोलोगे सर 1/8। तो मैं पूछूंगा कितने कॉर्नर हैं, तो आप बोलोगे सर 8 कॉर्नर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। तो आप बोलोगे सर 1/8 × 8, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो जो भी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ आधा। देखिए ये है क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम एट फेसेस 0 है, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 1, मतलब 8 थे। सब में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगी। अब बॉडी सेंटर्ड है तो ये बॉडी के सेंटर पे एक आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड मतलब बॉडी के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। और फेस सेंटर्ड मतलब कि एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, और हर फेस का मतलब जो, ऐसे मान के चलो आपका अपने बॉल ले लो, कमरे की जो दीवार है उसका एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है, तो वो 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, आपके कमरे से प्लस आपके साइड वाले कमरे से। तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/2 है एक यूनिट सेल में। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके, 4, 1 और 2। तो इसे बोलते हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। पैकिंग के बारे में बात करें तो क्लोज पैकिंग जो होती है, तो या तो फिर 1 डायमेंशनल में होगी, या 2 डायमेंशनल में होगी, या फिर 3 डायमेंशन में होगी। 1 डायमेंशनल में कैसे बोल सकते हैं कि हम ए बी करके अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी करके अरेंज कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर ऑरेंजेस थे और एप्पल्स थे, तो एप्पल्स और ऑरेंज को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, एप्पल ऑरेंज, या फिर एप्पल 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 फिर ऑरेंज। तो आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो 1 डायमेंशनल में। तो 1 डायमेंशनल में पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर मैंने बोला एक यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट है, एक यूनिट सेल में क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। सपोज करो कि एक यूनिट सेल थी, ठीक, इस यूनिट सेल में क्या थे, एटम्स प्रेजेंट थे एट कॉर्नर। यहाँ पे क्या है, एटम प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन एटम्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। स्फेरिकल इन शेप होंगे तो इनके बीच में क्या रहेगा, गैप प्रेजेंट रहेगा। जबकि एरिया ऑक्यूपाइड कितना करेगा, ये यूनिट सेल एक एरिया कितना ऑक्यूपाई करेगी। तो आप बोलोगे सर जो भी क्यूब का एरिया रहेगा वो टोटल मतलब वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, तो ये क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन स्फेयर और स्फेयर के बीच में जब इन्हें कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गैप रह जाएगा यहाँ पे। ये जो गैप, खाली गैप दिख रहा है ना आपको,
ये गैप ही कहलाता है क्या, यही क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब होना पूरा और एरिया ऑक्यूपाई होना चाहिए था, लेकिन इनके ड्यू टू स्फेरिकल शेप यहाँ पूरा का पूरा एरिया ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, और एरिया पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट थे उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ हमारा क्रिस्टल से या वॉल्यूम ऑफ एक एटम से, तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इसमें भी हमें रिलेशन निकालना होता है किस किस के बीच में। जैसे मैंने बोला कि 3 एटम रखे हुए हैं, या फिर जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम रखे हुए थे, तो ये 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे साइड ऑफ यूनिट सेल। तो ये साइड बनाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं बोलूँगा इसकी भी रेडियस आर थी, इसकी भी रेडियस आर थी, तो 2r इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइड ऑफ यूनिट सेल। तो ऐसे रिलेशन निकालना पड़ेगा और तब जाके आप इन्हें क्या कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे, तो वहाँ से आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद होता है ट्राइगोनल वॉइड्स। हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड्स मतलब होता है क्लोज पैकिंग के बीच में, जब ये एटम्स के बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। इसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। और खाली जगह है तो इसी को बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो एटम्स के बीच में किसी भी क्लोज पैकिंग में एटम के बीच में जो खाली जगह बची है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। और यहाँ पे 3 के कारण बन रहा है तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होती है 4 एटम होते हैं, लाइक दिस, कि आपने 3 एटम के ऊपर एक एटम रख दिया है, 3 एटम के ऊपर क्या रख दिया, एक एटम रख दिया। तो मान के चलो सपोज कि ये एक एटम रखा हुआ था, 3 एटम इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक। इसके ऊपर ले जाके आपने क्या कर दिया, ये एक और एटम रख दिया, तो इनके बीच में जो खाली जगह बनेगी ना, उस वॉइड को बोलेंगे क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 3 एटम रखे हुए थे, उनके ऊपर अपन ने 3 एटम इस तरीके से रख दिए, सिंगल एटम नहीं रखा, 3 एटम रखे, तो उसका शेप क्या रहेगा, ये ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। उसके बाद आ जाता है डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब होता है क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है। डिफेक्ट मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई खराबी है, उसे बोलते हैं डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोइकोमेट्रिक मतलब होता है कि जिसमें किसी के कंपोजिशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला कि Na और Cl था, तो NaCl में एक Na के साथ एक Cl अटैच है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसे बोलेंगे क्या, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो मेंटेन रह रहा है, इसे बोलेंगे क्या, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन, इसमें भी 2 आते हैं, एक स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाती है। इसमें जैसे बोलता हूँ मैं, आयरन ऑक्साइड है, ठीक, FeO है या Fe2O3 था, लेकिन इसमें अगर आयरन की ऑक्सीजन की अगर कंपोजिशन बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, मेटल एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलते हैं हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मतलब नॉन मेटल बढ़ जाएगा तो मेटल डिफिशियंट हो जाएगा, या फिर मेटल कम हो जाएगा तो नॉन मेटल अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट होता है तो मेटल ज़्यादा हो सकती थी, या फिर एनाइन ज़्यादा कम हो जाए प्रेजेंट, एनाइन कम हो जाए तो भी मेटल एक्सेस में चला जाएगा। दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आप बोलोगे सर मेटल डिफिशियंसी मतलब होता है कि मेटल की कमी हो जाना। वो कैसे कम होगी, या तो फिर एनाइन ज़्यादा हो जाए या फिर मेटल कम हो जाए। तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, इम्प्योरिटी। अब ये इम्प्योरिटी क्या हो सकती थी, मे बी आपका न्यूट्रल एटम हो सकते थे, या फिर इम्प्योरिटी ऑफ आयंस, आयंस को भी हम मिक्स कर सकते थे, जिसके कारण हमारा क्या बनता है, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस बनते हैं। तो ये था हमारा क्या पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। अब आते हैं हम क्या कि स्कॉटी और स्कॉटी और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में बात करना। फ्रेंकल डिफेक्ट में देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट में और स्कॉटी डिफेक्ट में अंतर समझ लेना। फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो एक मेटल था वो यहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया, अपनी एक इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया। मतलब क्लास में गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ करके इस तरीके से अरेंज थे, मतलब कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन अरेंज थे। उसमें से 2 टाइप के डिफेक्ट हो सकते थे, या तो फिर एक गर्ल और एक बॉय अगर बाहर चला जाए तो भी जो
अंदर जो ज्योमेट्री प्रेजेंट थी या अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ एटम्स, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर एक बॉय उठ के किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ जाए तो क्या नंबर ऑफ बॉयज़ कम होंगे कि क्लास में? नहीं। तो ये जो कहलाते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें उसके जो स्टोइकोमेट्री मतलब रेशियोज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, उसके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आता या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे बोलते हैं क्या? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? तो आपको यहाँ पे दो बैंड देखने को मिलते हैं एनर्जी के, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है बैलेंस बैंड। ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये इसमें आ जाए तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जबकि अगर बैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो वो सिर्फ बैलेंसेस को फुलफिल करता है। अगर कंडक्टर है तो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अगर सेमीकंडक्टर है, नहीं, ये अपना इंसुलेटर है, जिसमें गैप, जो एनर्जी गैप था वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और इसी एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर ये ज़्यादा होता है तो इसे बोलते हैं हम क्या? इंसुलेटर। और यही एनर्जी गैप बहुत छोटा होता है, स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो इसे बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। डिपेंड्स ऑन द बैंड, मतलब और द कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, जो कि हमारे क्या होते हैं? एनर्जी की कलेक्शन होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम दर्शाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके कारण आती है? हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके कारण क्या करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है। उसी के कारण क्या आती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम क्या बोलते हैं कि कोई मेटल, कोई भी सब्सटेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।